नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आधुनिक भारत के इतिहास इस सीरीज के तहत हम लोगों ने पिछले 5 क्लासों में यूरोपियों के आगमन से संबंधित सारे प्रश्नोत्तर को देखा है और उसे व्याख्या के माध्यम से अच्छी तरह समझने की भी कोशिश की है। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम लोग 6ठे क्लास में कर्नाटका युद्ध के बारे में समझेंगे। आपको जैसा कि आप सभी को पता होगा कि फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच कर्नाटक में 3 कर्नाटक युद्ध लड़े गए। इन्हीं का नाम कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। चूँकि आप सभी को पता है कि 1740 आते आते भारत में पुर्तगाली, डच, डेनिश इनकी शक्ति छीन हो गई और ये लगभग समाप्त हो गए थे। लेकिन अभी भी 2 शक्तियाँ भारत में विद्यमान थी और इनमें भारत पर कौन अपनी आधिपत्य स्थापित करेगा, इसके लिए वर्चस्व शुरू हो चुका था। डुप्ले, जो कि एक फ्रांसीसी गवर्नर था, उसके आने के बाद यह प्रतिद्वंदिता अपने चरम पर पहुंच गई और इसी क्रम में कर्नाटक में 3 युद्ध लड़े गए, जिन्हें कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक चीज़ हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि जैसा कि कर्नाटक युद्ध, आप जब वर्तमान कर्नाटक को देखेंगे तो वो मालाबार तट की तरफ दिखता है, यानी यहाँ पे है कर्नाटक। लेकिन उस समय यानी 1740 में आज़ादी के पूर्व कर्नाटक जो था वो यहाँ पे था। ये पूरा जो क्षेत्र है यह कर्नाटक के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे हैदराबाद के निज़ाम थे, फिर मैसूर का भी उदय होते थे। वर्तमान कर्नाटक उस समय मैसूर के नाम से जाना जाता था। ठीक, तो हम लोग जो मालाबार के तट के तरफ, जो कि भारत के पश्चिमी किनारे पे है मालाबार तट, वर्तमान में वहाँ पे कर्नाटक को देखते हैं। लेकिन आज़ादी के पूर्व जब कर्नाटक युद्ध हुआ था, उस समय कर्नाटक का जो क्षेत्र था वह कोरोमंडल तट की तरफ, यानी भारत के पूर्वी किनारे की तरफ था। इसलिए इस क्वेश्चन को आप इस मैप को अच्छी तरह देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। एक चीज़ और, इस पूरे सीरीज में कर्नाटक युद्ध में आपको हैदराबाद के निज़ाम और कर्नाटक के नवाब, इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द अंग्रेज और फ्रेंच अपने पूरे युद्ध लड़ेंगे। यानी युद्ध लड़ने का कारण हैदराबाद और कर्नाटक का क्षेत्र होगा और इन्हीं के नवाब और निज़ाम के बीच में अपनी कूटनीति का सहारा लेकर अंग्रेज और फ्रेंच युद्ध लड़ेंगे। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। हैदराबाद का निज़ाम जो था, आसफ जहाँ निज़ामुल मुल्क, और उसके जो 3 उत्तराधिकारी थे। एक था उसका पुत्र नासिर जंग, दूसरा पुत्र था सलावत जंग और उसका जो पौत्र था वो था मुजफ्फर जंग। तो इन्हीं के उत्तराधिकारियों को किसी को अंग्रेज़ों ने सपोर्ट किया और किसी को फ्रांसीसियों ने सपोर्ट किया और इन्हीं के क्रम में ये कर्नाटक का युद्ध हुआ। उसी तरह कर्नाटक के जो नवाब थे दोस्त अली, उनके बाद उनका एक तरफ पुत्र अनवरुद्दीन और दूसरी तरफ उसका दामाद चंदा साहब। एक तरफ चंदा साहब को जहां फ्रांसीसी सपोर्ट कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर अनवरुद्दीन को अंग्रेज़ों का समर्थन प्राप्त था और इन्हीं दोनों के पीठ पीछे पूरे कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया। अंत आते आते फ्रांस और अंग्रेज आमने सामने की भी लड़ाई लड़ने लगे। ठीक है, अब दूसरे तरफ हम लोग देखते हैं कर्नाटक का जो 3 युद्ध हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। ये कब कब लड़ा गया, हम एक कंसेप्ट पहले प्रश्नोत्तर से पहले एक चीज़ देख लेते हैं। तो पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच लड़ा गया। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 के बीच लड़ा गया, यानी 48 में समाप्त हुआ। 1 वर्ष बाद 1949 में स्टार्ट हो गया और 5 वर्षों तक चला, 1754 तक। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1756 से लेकर 1763 ईस्वी तक चला, टोटल 7 वर्ष। और इस समय यूरोप में आपको पता ही होगा सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। कारण क्या था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, जो कि यूरोप में था, वही कारण बना भारत में भी। दूसरा कारण, तत्कालीन कारण कुछ अलग था। तत्कालीन कारण उसका कुछ था कि अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी जहाजी बेड़ा पर आधिपत्य कर लिया था।
लेकिन मुख्य वजह ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार था। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार से संबंधित था, और तीसरा कर्नाटक युद्ध सप्तवर्षीय से प्रभावित था। ठीक है, पहला कर्नाटक युद्ध एलासापल की संधि से समाप्त हुआ, दूसरा कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ, और तीसरा कर्नाटक युद्ध पेरिस के संधि जो 1763 ईस्वी में हुआ उससे समाप्त हुआ। ठीक, ये सारे पॉइंट आपको आगे जब हम प्रश्न उत्तर के श्रृंखला स्टार्ट करेंगे उसमें ये सारे पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग घबराइएगा मत। तो आज के पहले प्रश्न की हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में एंग्लो फ्रेंच युद्ध आरंभ हुआ उस समय फ्रांसीसियों का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन है आपके सामने, ए पांडिचेरी, बी मछलीपट्टनम, सी कराईकल, डी सूरत। मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए पांडिचेरी। भारत में एंग्लो फ्रेंच युद्ध के समय फ्रांसीसियों का मुख्यालय पांडिचेरी में था। आपको पता होगा फ्रांसिस मार्टिन पांडिचेरी की स्थापना पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। तथा मछलीपट्टनम, कराईकल, माहे, सूरत एवं चंद्रनगर में उनके उप कार्यालय थे। यहाँ फ्रांसीसियों का उप कार्यालय था। दूसरी ओर अंग्रेजों की मुख्य बस्तियां मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में थी। आपको पता ही होगा ये मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में ही प्रारंभ में वे प्रभावी थे। धीरे धीरे वो पूरे देश पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। तथा उनके अनेक उप कार्यालय थे। अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों का भारत में संघर्ष कर्नाटक से प्रारंभ हुआ, और कर्नाटक से ही अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। इसीलिए इस श्रृंखला में जो 3 युद्ध लड़े गए उन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध कब प्रारंभ हुआ? आपने पिछले देखा कि पहले कर्नाटक युद्ध का जो कारण था ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है, तो उसका शुरुआत कब हुआ? तो ऑप्शन ए है 1740 ईस्वी, ऑप्शन बी 1750, ऑप्शन सी 1755 और ऑप्शन डी 1763। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1740। 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रियन उत्तराधिकार का युद्ध यूरोप में शुरू हुआ। इस युद्ध का प्रभाव भारत स्थित अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों पर हुआ। यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी एक दूसरे के विरुद्ध लड़ रहे थे, अतः भारत में वे एक दूसरे के विरुद्ध लड़ पड़े। उसका सीधा प्रभाव भारत पे भी पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1744 ईस्वी में जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का समाचार भारत पहुंचा, उस समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? 1740 में युद्ध आरंभ हो गया था, लेकिन उसकी खबर पहुंचते पहुंचते 1744 हो गया था। तो जब भारत में ये खबर पहुंचा उस समय भारत में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो ऑप्शन है आपके सामने, निकोलस मोर्स, बार्नेट, डुप्ले और ऑप्शन डी है ला बुर्डोने। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी डुप्ले। समझिए क्लाइव जितना चतुर था, आप आगे पढ़ेंगे क्लाइव उसका पूर्वगामी था। युद्ध की रणनीतिक मामलों में, कूटनीति मामलों में डुप्ले बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग। 1744 ईस्वी के ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध का समाचार भारत पर पहुंचा। उस समय भारत में फ्रांसीसी बस्ती के केंद्र पांडिचेरी का गवर्नर डुप्ले था। दूसरी ओर मद्रास की अंग्रेजी बस्ती का गवर्नर निकोलस मोर्स था। पांडिचेरी में फ्रांसीसी बस्ती का जो गवर्नर था वो था डुप्ले, और अंग्रेजी बस्ती जो कि मद्रास में था, मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में अंग्रेजी बस्तियाँ थी, और मद्रास की जो बस्ती थी उसका गवर्नर कौन था? निकोलस मोर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? एक मैप के माध्यम से हमने आप लोग को दिखाया था। जिनको याद होगा इस सवाल का जवाब वो आसानी से दे सकेंगे। ऑप्शन है आपके सामने, 1767 से 1769, ऑप्शन बी 1756 से 1763, सी 1749 से 1754 और ऑप्शन डी 1746 से 1748। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1746 से 1748। देख लीजिए दोस्तों, पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ होने का तत्कालीन कारण था? अभी हम लोगों ने चर्चा की थी। ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा, ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, कर्नाटक का उत्तराधिकार का युद्ध, हैदराबाद के उत्तराधिकार का युद्ध। तो जो उसका तत्कालीन कारण था वो था ऑप्शन ए, अंग्रेज द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना ही। प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ होने का तत्कालिक कारण
यहाँ पे न दूसरा होगा। एक अंग्रेज अधिकारी कैप्टन बॉर्नेट द्वारा एक कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लेना, यही था। अंग्रेज जो था कैप्टन जल सेनापति बॉर्नेट, उसने फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया था, जिसके कारण भारत में भी अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध छिड़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व किसकी अध्यक्षता में इंग्लैंड का एक जहाजी बेड़ा भारत पहुंचा? पिछले क्वेश्चन की व्याख्या अगर आपको याद होगी तो आप इस प्रश्न का जवाब दे देंगे। ऑप्शन है आपके सामने क्लाइव, बी बॉर्नेट, सी बुस्सी, डी मेजर लॉरेंस। तो ऑप्शन बी उत्तर है बॉर्नेट। यूरोप में जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हुआ तब डुप्ले फ्रांसीसी जल शक्ति की निर्बलता से परिचित था, अतः उसने अंग्रेजी गवर्नर, कौन था उस समय मद्रास में अंग्रेजी गवर्नर? तो निकोलस मोर्स के सम्मुख प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि अंग्रेजी तथा फ्रांसीसियों को भारत में तटस्थता की नीति का अनुकरण करना चाहिए, परंतु अंग्रेज गवर्नर को यह सूचना प्राप्त हो चुकी थी कि इंग्लैंड से कमांडर बॉर्नेट की अध्यक्षता में एक जहाजी बेड़ा उसकी सहायता के लिए प्रस्थान कर चुका है। इसी कारण गवर्नर मोर्स ने डुप्ले को किसी प्रकार का आश्वासन नहीं दिया। देखिए यहाँ पे कूटनीति स्टार्ट है। जो निकोलस मोर्स था उसको पता चल चुका था कि इंग्लैंड से एक जहाजी बेड़ा लेकर कैप्टन बॉर्नेट आ रहा है, लेकिन उधर दूसरी तरफ डुप्ले जो कि फ्रांसीसी सेना गवर्नर था, उसको पता था कि फ्रांस की जो जल शक्ति है वो काफ़ी कमज़ोर है, तो उसने कूटनीति का सहारा लिया कि और जो मद्रास के गवर्नर थे, अंग्रेज़ गवर्नर, उससे कहा कि देखिए यूरोप में जो हो रहा है उसे होने दीजिए, हम लोग भारत में नहीं लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मोर्स को ये सूचना मिल चुकी थी कि इंग्लैंड से एक जहाजी बेड़ा लेकर बॉर्नेट चल चुका है, इसलिए उसने कोई आश्वासन नहीं, क्योंकि उसके दिमाग में था। और आगे आपने देखा ही पिछले प्रश्न में कि बॉर्नेट ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को अपने कब्जे में ले लिया था और जिसके कारण कर्नाटक युद्ध आरंभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, कथन अपने देश में छोड़े गए तोप के प्रथम गोले ने अमेरिका तथा एशिया में हमारे सारे तोपखानों में माचिस लगा दी, किसने कहा था? ऑप्शन है आपके सामने निकोलस मोर्स, वाल्टेयर, डिजराइली, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वाल्टेयर, जो कि एक फ्रांसीसी दार्शनिक थी, इन्हीं का ये कथन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये कथन आप याद कर लीजिएगा, वाल्टेयर। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक का नवाब कौन था? ऊपर अपने आपको एक मैप दिखाए होंगे, उनमें आपको अगर याद होगा तो इस सवाल का जवाब देंगे। ऑप्शन ए आसफ जहां, ऑप्शन बी अनवारुद्दीन, ऑप्शन सी मोहम्मद अली, ऑप्शन डी चंदा साहब। तो इसका सही उत्तर होगा अनवारुद्दीन। डुप्ले ने अंग्रेजों की ओर से निराश होकर कर्नाटक के नवाब अनवारुद्दीन से निवेदन किया कि वह अपने राज्य में किसी प्रकार का युद्ध न होने दे। पिछले व्याख्यान में हमने देखा कि डुप्ले ने निकोलस मोर्स से प्रस्ताव रखा कि हम लोग हिंदुस्तान में, भारत में नहीं लड़ेंगे, यूरोप के युद्ध का प्रभाव भारत में नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, जब उसने कोई सकारात्मक सहमति नहीं दी तो उस समय कर्नाटक में ही मद्रास और पौंडीचेरी का एरिया आता था। तो कर्नाटक के जो नवाब थे अनवरुद्दीन, उनसे निवेदन किया कि वह अपने राज्य में युद्ध ना होने दे, क्योंकि पूरा राज्य तो उन्हीं के अंडर में था, उन्हीं के अंडर में ये लोग फ्रेंच और अंग्रेज थे। अनवरुद्दीन के आदेश पर अंग्रेज भी शांत हो गए, क्योंकि वे नवाब को क्रुद्ध नहीं करना चाहते थे, और उस समय जो कि नवाब था वो कर्नाटक का था, तो अंग्रेज भी उसके कहने पर चुप गए। इस कूटनीति का सहारा लेकर डुप्ले ने भारत में फ्रांसीसी बस्तियों की उस समय रक्षा कर ली, जबकि फ्रांसीसी जल शक्ति बहुत निर्बल थी। तो इसका सहारा लेकर फ्रांसीसियों ने तो कुछ समय के लिए अपनी रक्षा कर ली, लेकिन यह निश्चित था कि उस समय इंग्लैंड का जो जल सेना थी वो काफ़ी मजबूत थी, और कहा जाता है कि जो समुंदर पे राज करेगा वही देश पूरी दुनिया पे राज करेगा, और वो कहावत आज तक भी चला जा रहा है, क्योंकि पूरे व्यापार का लगभग 70 से 80% विश्व व्यापार जो होता है वो समुंदर के माध्यम से ही होता है, और समुंदर की शक्ति जिसकी मजबूत होगी वही, और यही कारण हुआ कि इंग्लैंड की जल शक्ति इतनी मजबूत थी कि धीरे धीरे वो पूरे विश्व में अपना आधिपत्य जमा सका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कर्नाटक युद्ध के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए विकल्प से सही उत्तर का चयन करिए। कथन है आपके सामने, मॉरिशस के फ्रांसीसी बस्ती का गवर्नर ला बुर्डेने था।
वो बॉर्नेट अलग था, ये बुरडेने अलग है, ठीक है। बॉर्नेट जो था फ्रांसीसी जहाजी सेना का कप्तान था, वह सॉरी अंग्रेजी जहाजी सेना का कप्तान था, लेकिन ये बुरडेने जो था फ्रांसीसी जो बस्ती थी मॉरिशस में, जो कि मॉरिशस को फ्रांसीसियों ने 1721 में अपने कब्जे में लिया था, वहाँ का गवर्नर था। 1744 ईस्वी को लॉ बुरडेने अपनी सेना सहित भारत के कोरोमंडल तट तक पहुँचा। कोरोमंडल कर्नाटक, समझ गए, क्योंकि मैप में हमने देखा था। कमांडर बॉर्नेट के उत्तराधिकारी पेटन को फ्रांसीसियों ने जल युद्ध में पराजित करके लंका की ओर भगा दिया। डुप्ले तथा लॉ बुरडेने ने मद्रास पर आक्रमण करके सितंबर 1946 ईस्वी को अपने अधिकार में ले लिया, ठीक है। अब आपको इन चारों कथनों से सही उत्तर का चयन करना, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी सभी कथन सही है। क्योंकि जो बॉर्नेट था उसने आते ही फ्रांसीसियों के जहाजी बेड़े को अपने कब्जे में कर लिया था। फिर उसके बाद जो था डुप्ले ने कर्नाटक के जो नवाब थे उससे ये आग्रह किया कि आप भारत में युद्ध ना होने दें, जिसके कारण, क्योंकि डुप्ले जानता था कि सैन्य शक्ति काफ़ी कमज़ोर है। तो उसके बाद डुप्ले ने, जो कि उसका मॉरिशस में जो एक सेनापति था लॉ बुरडेनो, उसको एक पत्र लिखा। मॉरिशस एक अन्य फ्रांसीसी बस्ती था, व्याख्या में हम लोग देखते हैं। उसका गवर्नर लॉ बुरडेने था। डुप्ले ने उससे सहायता मांगी। जुलाई 1744 ईस्वी तक वह अपनी सेना सहित भारत के कोरोमंडल तट तक पहुंच गया। उसने कमांडर बॉर्नेट के उत्तराधिकारी पेटन को, जो कि एक अयोग्य अधिकारी था, जल युद्ध में पराजित करके लंका की ओर भगा दिया। अब फ्रांसीसियों के लिए कोई बाधा नहीं थी। अतः डुप्ले तथा लॉ बुरडेनो ने मद्रास पर आक्रमण कर दिया और सितंबर 1946 ईस्वी में उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। किस पर? मद्रास पर। 1746 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया। डुप्ले कब तक शांत रहा? जब तक कि उसकी सैन्य शक्ति मजबूत नहीं हो गई। जैसे ही लॉ बुरडेने भारत पहुंचा कोरोमंडल तट पर अपनी सेना, जल सेना लेकर, उसके बाद जो बॉर्नेट का जो उत्तराधिकारी था, बॉर्नेट तो फ्रांसीसियों जहाजी बेड़ा को अपने कब्जे में ले लिया था। जैसे ही वो वापस पहुंचा और पेटन उसका उत्तराधिकारी बन के आया, लॉ बुरडेने और डुप्ले ने मद्रास स्थित अंग्रेज़ों पर हमला कर दिया और जल सेनापति उस अंग्रेज़ों की भाग गई। कहाँ? श्रीलंका भाग गए और मद्रास पर फ्रांसीसियों ने कब्जा कर लिया। ये दूसरा जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है उसके बीच की ये सारी घटनाएं हैं, कर्नाटक युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक युद्ध के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए नीचे दिए गए विकल्प से सही उत्तर चुनिए। कथन है, इतिहासकार रॉबर्ट्स के अनुसार डुप्ले तथा लॉ बुरडेने अधिक समय तक पारस्परिक सहयोग से कार्य न कर सका। डुप्ले मद्रास को अपने अधिकार में लेना चाहता था, जबकि लॉ बुरडेने का विचार था कि मद्रास को फिरौती लेकर उसे पुनः अंग्रेजों को वापस कर दिया जाए। अंत में लॉ बुरडाने ने 4 लाख पाउंड की विशाल राशि रिश्वत के रूप में स्वीकार करके मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया और स्वयं वहां से चल दिया। लॉ बुरडेने के जाते ही डुप्ले ने मद्रास पर आक्रमण करके पुनः उस पर अधिकार स्थापित कर लिया। उसने क्लाइव सहित अनेक अंग्रेज़ों को बंदी भी बना लिया। ये दोनों चाहते थे कि जो बुरडेने था वो तो मॉरिशस से आया था, वो चाहता था कि रिश्वत के रूप में पैसे लेकर और वापस चला मद्रास को अंग्रेज़ों को दे दिया जाए। लेकिन डुप्ले, जो कि यहाँ का गवर्नर था फ्रांसीसी, वो ये अधिकार देना नहीं चाहता था अंग्रेज़ों को। इसके बीच दोनों के बीच मतभेद हो गया। लेकिन लॉ बुरडेनो जो था वो रिश्वत पैसा लिया और अंग्रेज़ों को फिर से मद्रास दे दिया। लेकिन तुरंत ही डुप्ले जो था वह मद्रास को अपने कब्जे में ले लिया और क्लाइव, जो कि आगे क्लाइव के बारे में पढ़ेंगे, क्लाइव को भी बंदी बना लिया था। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अडयार या सेंट थॉमे का युद्ध मुख्य रूप से किनके बीच लड़ा गया था? अडयार या सेंट थॉमे का युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के में ही हुआ था, ठीक, अडयार नामक जगह पर। तो इसका ऑप्शन है फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब, अंग्रेज़ों और कर्नाटक के नवाब, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसी और कर्नाटक के नवाब मुख्य रूप से। और कर्नाटक के नवाब का समर्थन कौन दे रहा था? अंग्रेज। सेंट थॉमे का युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब के मध्य लड़ा गया था। मद्रास के निकट अडयार अथवा सेंट थॉमे नामक स्थान पर युद्ध में फ्रांसीसियों ने अपनी थोड़ी सी सेना की सहायता से नवाब की विशाल सेना पर विजय प्राप्त की। एक बहुत छोटी सी सेना थी फ्रांसीसियों की, लेकिन वो क्या थी? सैनिक सामानों से लैस थी, उनके पास तोप खाने थे, जिसके कारण उन्होंने
कर्नाटक के नवाब को बुरी तरह पराजित किया। इस विजय का मुख्य कारण फ्रांसीसियों का तोपखाना था। इस विजय के फलस्वरूप फ्रांसीसियों की विशेषकर डुप्ले की ख्याति काफ़ी बढ़ गई और अडयार के युद्ध के बाद डुप्ले काफ़ी प्रचलित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का दूसरा युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? ऑप्शन है आपके सामने 1767 से 69, 1756 से 73, 1749 से 54, 1746 से 1748। तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा ऑप्शन सी 1749 से 1754। ठीक है। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध में जो महत्वपूर्ण युद्ध था वो अंबोर का युद्ध था, पांडिचेरी संधि से समाप्त हुआ। आगे हम लोग देखेंगे। तो कथन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का दूसरा युद्ध के निम्नलिखित कारणों पर विचार करने के पश्चात नीचे दिए गए विकल्प से सही उत्तर का चयन करें। इस युद्ध का वास्तविक कारण अंग्रेजों व फ्रांसीसियों की पिछली शत्रुता थी। ठीक है। 1748 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम आसफ जहाँ निजामुल मुल्क का देहावसान हो जाने पर उसके पौत्र मुजफ्फर जंग तथा दूसरे पुत्र नासिर जंग के मध्य उत्तराधिकार का युद्ध आरंभ हो गया। पौत्र और पुत्र के बीच उत्तराधिकार का आरंभ हुआ, जिसमें कि एक तरफ मुजफ्फर जंग को फ्रांसीसियों ने और नासिर जंग को अंग्रेजों ने सपोर्ट किया। कर्नाटक में भी इसी प्रकार का संघर्ष कर्नाटक के तत्कालीन नवाब अनवरुद्दीन तथा भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद चंदा साहब के मध्य आरंभ हो गया था। सेम कर्नाटक में भी अनवरुद्दीन को जहां अंग्रेज़ों ने सपोर्ट किया, वहीं पे चंदा साहब जो कि दूसरा उत्तराधिकार उसको फ्रांसीसियों ने सपोर्ट किया। इन उत्तराधिकार के झगड़ों में दोनों ही शक्तियों ने खुलकर भाग लिया। फ्रांसीसियों ने चंदा साहब तथा मुजफ्फर जंग का समर्थन किया तथा अंग्रेज़ों ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का साथ दिया। तो इसके अनुसार ऑप्शन डी यानी सभी कथन सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबूर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो आपने अगर वो पिछले क्वेश्चन की व्याख्या में जो एक कॉलम दिया गया था उसको देखे होंगे तो आप इसका जवाब दे सकेंगे। ऑप्शन ए 1748, 1749, 1757 और 1759। तो 1748 में अडयार का युद्ध, 1749 में अडयार का युद्ध, 1749 में अंबोर का युद्ध। ऑप्शन बी सही है। 1757 में प्लासी, 1759 बेदरा। ठीक। अंबोर का युद्ध 1749, डुप्ले ने चंदा साहब तथा मुजफ्फर जंग से संधि करके तीनों ने संगठित रूप से कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन पर आक्रमण कर दिया। 3 अगस्त 1949 ईस्वी को बेल्लोर के निकट, बेल्लोर जो है दक्षिण में, उसी के निकट अंबूर नामक स्थान है और वहीं पे यह युद्ध हुआ जिसमें अनवरुद्दीन मारा गया तथा उसका पुत्र मोहम्मद अली त्रिचनापल्ली भाग गया। शेष संपूर्ण कर्नाटक पर चंदा साहब का अधिकार हो गया। चंदा साहब ने फ्रांसीसियों की इस सहायता से प्रसन्न होकर उन्हें पांडिचेरी के निकट 80 गांव पुरस्कार में दे दिए। ठीक है। चंदा साहब को फायदा हुआ और खुश होकर फ्रांसीसियों को 80 गांव दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डुप्ले ने किस सेनापति के नेतृत्व में हैदराबाद में एक सैन्य टुकड़ी तैनात की थी? तो ऑप्शन है आपके सामने बूसी, क्लाइव, थॉमस सांड्स, गोडेहियो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बूसी। डुप्ले ने हैदराबाद में बूसी के नेतृत्व में एक फ्रेंच सैन्य टुकड़ी तैनात की। इस तरह दक्षिणी क्षेत्र में फ्रांसीसियों का नियंत्रण और प्रभावी हो गया। ठीक है। तो हैदराबाद में जो बूसी जो था वो मुजफ्फर जंग के साथ तैनात हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब बनने के पश्चात हैदराबाद के किस गवर्नर ने डुप्ले को कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र का गवर्नर बना दिया? ऑप्शन है निजामुल मुल्क, नासिर जंग, सलावत जंग और डी मुजफ्फर जंग। तो इसका सही उत्तर होगा मुजफ्फर जंग। हैदराबाद, पिछले क्वेश्चन व्याख्या में आपने देखा होगा दोस्तों कि मुजफ्फर जंग जो था, जो चंदा साहब था, जो कर्नाटक में जीतने के बाद 80 गांव दिए थे डुप्ले को, और अब हैदराबाद में जब नासिर जंग को डुप्ले ने नवाब बना दिया तो उन्होंने 1750 ईस्वी में डुप्ले ने हैदराबाद के निजाम नासिर जंग के सैनिक अधिकारियों को लालच देकर अपनी ओर मिलाकर नासिर जंग की हत्या करवा दी और मुजफ्फर जंग को नवाब बनवाया। मुजफ्फर जंग को नवाब बना दिया और मुजफ्फर जंग प्रसन्न होकर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को मसूलीपट्टनम व पांडिचेरी का क्षेत्र प्रदान करते हुए कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का गवर्नर बना दिया। बताइए, पूरे दक्षिण में पांडिचेरी और
मसूलीपट्टनम से लेकर कन्याकुमारी से कृष्णा नदी तक क्षेत्र उसको दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनके प्रयासों से अंग्रेजों ने 1751 ईस्वी में अंग्रेजों ने अर्काट पर विजय प्राप्त करने में सफल रही? अर्काट पर विजय किसके प्रयासों से सफलता प्राप्त की अंग्रेजों ने? ऑप्शन है आपके सामने, थॉमस सांड्स, रॉबर्ट क्लाइव, मेजर लॉरेंस, डी लाली। तो इसका सही उत्तर होगा रॉबर्ट क्लाइव। एक ब्रिटिश क्लर्क के रूप में भारत आए क्लाइव ने कूटनीति का प्रयोग किया और उसने त्रिचनापल्ली पर दबाव कम करने के लिए 200 अंग्रेज तथा 300 भारतीय सिपाहियों के साथ अर्काट को घेर लिया और अगस्त 1751 ईस्वी में वह अर्काट पर विजय प्राप्त करने में सफल हो गया। अर्काट की विजय से क्लाइव की ख्याति चारों ओर फैल गई। ठीक है, वही क्लाइव है जिसने प्लासी के युद्ध में भारत में जीत का लगभग अपने ब्रिटिश आधिपत्य की एक श्रृंखला शुरुआत की और बक्सर आते आते पूरे भारत पर यह क्लियर हो गया कि अब अंग्रेज ही भारत पे राज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डुप्ले की जगह पर किसे पौंडीचेरी का नया गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया? चार्ल्स रॉबर्ट गोडेहियो, काउंट डी लाली, बुस्सी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ए, चार्ल्स रॉबर्ट गोडेहियो। फ्रांसीसी सरकार द्वारा 1754 ईस्वी में डुप्ले को वापस बुला लिया गया और चार्ल्स रॉबर्ट गोडेहियो को पौंडीचेरी का नया गवर्नर बनाकर भारत भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का दूसरा युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? ऑप्शन है आपके सामने, एक्सला-सापल संधि, पौंडीचेरी की संधि, पेरिस की संधि, मंगलोर की संधि। तो एक्सला-सापल प्रथम कर्नाटक युद्ध, पौंडीचेरी द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पौंडीचेरी की संधि से दूसरा कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पौंडीचेरी संधि की कटु आलोचना करते हुए कहा कि गोडेहियो ने अपने देश की बर्बादी तथा राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर किए? गोडेहियो कौन था? तो डुप्ले के स्थान पर भारत आने वाला फ्रांसीसी गवर्नर। तो ऑप्शन ये कथन किसने कहा था? तो क्लाइव लुई यहाँ पे 16वां होना चाहिए, सॉरी XBI। ठीक, ऑप्शन देने में गलती हो गई है। लुई 16वां, वारेन हेस्टिंग्स, डुप्ले। तो ये कथन डुप्ले महोदय का था। कर्नाटक युद्ध का दूसरा दौर भी अनिश्चित रहा, परंतु स्थल पर अंग्रेजी सेना की प्रधानता सिद्ध हुई तथा उनका प्रत्याशी मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बन गया। हैदराबाद में अभी भी फ्रांसीसियों की सुदृढ़ रही तथा उन्होंने सूबेदार सलावत जंग से उत्तरी सरकार के 4 जिले मुस्तफ़ानगर, एल्लौर, राजमुंदरी और चिकाकोल प्राप्त किए। तो उपरोक्त कथन किसने कहा था? डुप्ले, क्योंकि जब तक वो भारत में था तब तक अंग्रेज़ों के नाक में दम किए हुआ था और हमेशा अंग्रेज उससे परेशान रहते थे, लेकिन उसके जाते ही गोडेहियो ने संधि कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1756 से 1763। इस पीरियड में सप्तवर्षीय युद्ध भी हो रहा था यूरोप में, आप इसमें इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय कर्नाटक युद्ध का कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध, कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध, हैदराबाद के उत्तराधिकार का युद्ध, ऑप्शन डी, यूरोप का सप्तवर्षीय युद्ध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यूरोप के सप्तवर्षीय युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 ईस्वी में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच प्रसा में शुरू हुए सप्तवर्षीय युद्ध का विस्तार था। यूरोप में फ्रांस ऑस्ट्रिया को तथा इंग्लैंड प्रसा को समर्थन दे रहा था। वहाँ भी जो तो फ्रांस था ऑस्ट्रिया के पक्ष में था, इंग्लैंड था जो प्रसा के समर्थन में था, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव भारत में उपस्थित दोनों शक्तियों पर पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी सरकार ने अपने एक योग्य सेनापति काउंट डी लाली को एक विशाल सेना के साथ किस वर्ष भारत भेजा? अब फ्रांसीसी सरकार भी जब सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ तो एक गोडेहियो से वो भारत जो था वो अच्छी तरह से नहीं हो रहा था, तो एक सेनापति काउंट डी लाली के विशाल सेना के साथ उसने भेजा। वो कब भेजा गया था? तो ऑप्शन है आपके सामने, 1754, 1758, 1759, 1760। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 1758। भारत में अंग्रेजी प्रभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से फ्रांसीसी सरकार ने अपने एक योग्य सेनापति काउंट डी लाली को एक विशाल सेना के साथ अप्रैल 1758 ईस्वी में भारत भेजा। लाली के भारत आने से पूर्व ही अंग्रेज बंगाल पर विजय प्राप्त कर चुके थे। 1757 प्लासी का युद्ध आपको याद होगा, तथा उनकी स्थिति सुदृढ़ हो चुकी थी। 1757 ईस्वी में क्लाइव ने वाटसन के सहयोग से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पर प्लासी के युद्ध में विजय प्राप्त करके बंगाल पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इसके बाद ही काउंट डी लाली भारत आया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह पराजित किया? ऑप्शन है आपके सामने अडियार के युद्ध 1748, अम्बुर के युद्ध 1749, अर्काट का युद्ध 1751, वांडीवास का युद्ध 1760। तो अडियार का युद्ध हुआ था प्रथम कर्नाटक युद्ध में, अम्बुर का युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध, अर्काट का घेरा भी द्वितीय कर्नाटक युद्ध के समय में हुआ था। तो ऑप्शन डी है इसका सही उत्तर, बांडीवास का युद्ध। बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसी सेनाओं को मद्रास तथा पौंडीचेरी के मध्य स्थित वांडीवास नामक स्थान पर बुरी तरह पराजित किया और वांडीवास युद्ध के बाद ही फ्रांस भारत में निष्क्रिय हो गया। फ्रांसीसी सेनापति बुस्सी को बंदी बना लिया गया। वास्तव में वांडीवास का युद्ध निर्णायक युद्ध था। ठीक है, वांडीवास युद्ध में अंग्रेजी सेना का सेनापति कौन था? तो ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वाटसन, आयरकुट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आयरकुट। वांडीवास के युद्ध में एक ओर जहां अंग्रेज सेना का नेतृत्व सर आयरकुट कर रहा था, वहीं दूसरी ओर फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कैप्टन बुस्सी कर रहा था। तो क्वेश्चन है आपके सामने इसमें 2-3 क्वेश्चन कि वांडीवास के युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आयरकुट। और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो कैप्टन बुस्सी। और आयरकुट ने कैप्टन बुस्सी को बंदी बना लिया था वांडीवास के युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के संबंध में मालेसन का कथन है कि इस युद्ध ने उस भवन को जिसे मार्टिन डूमा तथा डुप्ले ने बनाया था धूल धूसरित कर दिया? किसका कथन था? किस युद्ध के संबंध में मालेसन ने यह कहा था? तो अडियार के युद्ध, अम्बुर के युद्ध, अर्काट के युद्ध, वांडीवास का युद्ध। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वांडीवास के युद्ध के बारे में मालेसन महोदय का यह कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? एक्सलासापल, पौंडीचेरी, पेरिस की संधि, मंगलौर की संधि। तो एक्सलासापल प्रथम कर्नाटक युद्ध, पौंडीचेरी द्वितीय कर्नाटक युद्ध और पेरिस की संधि तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पेरिस की संधि 10 फरवरी 1763 ईस्वी को। और पेरिस की संधि कब हुई? 1763 ईस्वी में यूरोप में फ्रांसीसियों एवं अंग्रेजों के मध्य संधि हो गई। इसके फलस्वरूप भारत में भी दोनों पक्षों के मध्य युद्ध समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेश जो फ्रांसीसियों के अधिकार में 1949 तक थे वापस कर दिया। 1949 के पहले जो भी क्षेत्र फ्रांसीसियों को था उन्होंने दे दिया। ठीक है, फ्रांसीसियों के पास यह क्षेत्र भारत के आज़ादी होने तक रहा, परंतु साथ में यह शर्त लगा दी गई कि जब फ्रांसीसी भारत में सेना नहीं रखेंगे। इसके उपरांत भारत में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का विरोध करना छोड़ दिया तथा व्यापार पर ही अपना ध्यान लगाया। इस तरह पूरी तरह से फ्रांसीसी निष्क्रिय हो गए और व्यापार के अलावा उन्होंने कभी युद्ध में भाग लेने की नहीं सोची। ठीक है, तो कर्नाटक युद्ध, तीनों युद्ध के समाप्त होने के साथ ही आज का क्लास भी हम लोग समाप्त करते हैं। दोस्तों, आगे हम लोग फिर भारत में धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने अपने किस तरह साम्राज्य का विस्तार किया, कर्नाटक जीतने के बाद फिर मैसूर, मराठों को, फिर सिखों को, बंगाल पर धीरे धीरे आधिपत्य स्थापित किया। तो इस सारे टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।